मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पिछले 20 सालों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ, लेकिन अब लगता है इस काम को छोड़ने का समय आ चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसी घटना मेरे साथ हुई है, अगर किसी के भी साथ हुई होती, वो इस काम को कब का छोड़ चुका होता। ये बात 1 साल पहले की है। उस समय मैं उत्तराखंड में सामान लेकर जा रहा था। ट्रक पूरी तरह से भरा हुआ था। इसी कारण मुझे ट्रक तेज चलाने में मुश्किल हो रही। और वैसे भी पहाड़ों में आप ट्रक को तेज नहीं चला सकते अगर ट्रक पहले से ही इतना ज़्यादा भारी है। फिर भी मैं ट्रक को 3 दिन में वहां पहुंचा देना चाहता था। कोशिश थी मेरी कि 6 घंटे ही सोऊं और बाकी का समय मैं ट्रक चलाऊं। अब रात का वक्त था। पिछले 5 घंटों से मैं लगातार ट्रक चलाता आ रहा था। खाना खा चुका था, मैं पानी ज़्यादा पिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये पहाड़ी रास्ता पूरी तरह से जंगली होगा और यहाँ पर बाथरूम नहीं मिलेगा। मैं देखता जा रहा, कहीं कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं वहाँ पर रुकूं और सुसु करके आऊं। 1 घंटे से सुसु जाने की मैं कोशिश तो कर रहा, लेकिन रास्ते में कोई जगह ही नहीं मिल रही। और अंत में मुझे लगा यहाँ ट्रक रोकना होगा। जगह भले ही सुनसान है, लेकिन मैं ऐसी जगह पर ट्रक रोकूंगा तो ठीक ही रहेगा, वरना आगे जाकर मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना हो पूरी की पूरी सीट ही गीली हो जाए। मैंने एक जगह पर ट्रक रोका। उसके बाद जल्दी से मैं ट्रक से उतरा और सामने एक बड़ा पेड़ नजर आ रहा था। बड़ा साफ सुथरा पेड़ था। मुझे लगा यहाँ पर सुसु करता हूँ। अब पहाड़ी इलाके में कई जगह घास निकली होती है, अगर आप उस पर पैर रखने की कोशिश करें, हो सकता है आपका पैर फिसल जाए और खाई में गिरने से आपकी जिंदगी आपसे बहुत दूर हो सकती है। तो मैं बिल्कुल पेड़ के पास सुसु करने लगा। जैसे ही मेरी नजर ऊपर उस गुड़िया पर पड़ी, वो पेड़ के ऊपर किसी ने गुड़िया टांगी हुई थी, यकीनन लोगों को डराने के लिए। अब लोग चाहते हैं कि ऐसे पेड़ों के आसपास कोई सुसु ना करे, तो कहाँ करे? क्या खाई में गिर जाए? मैंने उस गुड़िया को खींचा और अपने हाथ में पकड़ लिया। अरे गुड़िया की हालत तो ठीक ही लगती है। मुझे नहीं लगता इस गुड़िया को किसी बच्चे को डराने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। शायद इस गुड़िया को वैसे ही किसी ने फेंक दिया होगा, यहाँ पेड़ पर अटक गई। मैं इसे लेकर चलता हूँ और मेरा जो भतीजा है ना, वो 5 साल का है, तो मैं उसे दे दूंगा, अच्छा लगेगा उसे। सुसु कर लिया था मैंने। उसके बाद गुड़िया लेकर मैं ट्रक में वापस आ गया। उस गुड़िया को मैंने दूसरी सीट पर रखा हुआ था और फिर से मैं ट्रक चलाना शुरू कर चुका था। थोड़ी दूरी तक ही मैंने ट्रक चलाया था, लेकिन तब टक टक की आवाज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जब भी कोई खड्डा आ रहा है, कोई भारी चीज कंटेनर में हिल रही है, जो कंटेनर की वॉल पर टकरा रही है, जिससे इतनी ज्यादा आवाज हो रही है। अरे यार, मैं ट्रक को ऐसी जगह पर रोकना नहीं चाहता। कौन सी चीज हिल रही है? आगे एक गांव आया। आधे घंटे बाद अब एक गांव आया था। वहां मैंने ट्रक को लगाया। आसपास कई घर थे। वक्त 11 बजे का होगा। मुझे लगा ये सुरक्षित जगह लगती है। ट्रक को मैंने रोक लिया है, कंटेनर को खोलकर देख सकता हूं आखिर क्या चीज है जो खुली छूट गई है, जिस कारण जब भी खड्डे में ट्रक टकराता है तो ये आवाज होने लगती है। मैंने जब कंटेनर को खोला, उसके अंदर मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो हिलने वाली हो, लेकिन ये आवाज तो अंदर से ही आ रही थी। इसके बाद मैंने अच्छे से चेक किया। सामान भले ही भारी था, लेकिन आसानी से चेक किया जा सकता था। मुझे कोई चीज नहीं मिली, जिसके बाद मुझे लगा बाहर तो नहीं कुछ लटक रहा। बाहर मैंने कुछ सूखी पत्तियां देखी, कुछ टहनियां देखी। फिर मुझे लगा कंटेनर के ऊपर कुछ पत्थर वत्थर गिर गया होगा, जो कि घूम घूम कर टकरा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कंटेनर के ऊपर पत्थर है तो है। अब मैं ट्रक चलाऊंगा, ज़्यादा समय यहाँ पर मैं रुक नहीं सकता। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक बिल्कुल आवाज़ नहीं आई और कई बार तो खड्डों पर ट्रक टकराया भी, लेकिन आवाज़ नहीं हुई। तो मुझे लगा ये यकीनन पत्थर होगा। मैंने ट्रक को थोड़ा टेढ़ा करके रोका था तो पत्थर गिर गया होगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर से आवाज होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कोई भारी चीज है जो बार बार टकरा रही है। और एक बार तो
मैंने खड्डे में ट्रक को डाला ही नहीं था। अचानक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे ये आवाज टकराने के कारण नहीं हो रही, कोई जानबूझकर आवाज कर रहा है। मेरे दिमाग में तभी ख्याल आया, ऐसा ना हो ट्रक के ऊपर कोई बैठा हो। मैं ट्रक को ऐसी जगह पर नहीं रोकूंगा, मैं ट्रक को रोकूंगा किसी सुरक्षित जगह पर। और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। आगे एक रेस्टोरेंट था, पास में एक पेट्रोल पंप बना हुआ, दूसरी तरफ एक छोटा ढाबा था और वहां कई गाड़ियां लगी हुई थी। मुझे लगा वहां ट्रक रोकता हूं, फिर ट्रक के ऊपर चढ़ूंगा और देखूंगा, और उससे पहले लोहे की रॉड हाथ में ले लूंगा। अगर सच में कंटेनर के ऊपर कोई हुआ, ये एक खतरनाक बात हो सकती है। आवाज लगाऊंगा, देखता हूं कितने लोग आते हैं। मैंने ट्रक को वहां पर रोका और जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, मैं ट्रक के ऊपर चढ़ गया था, ये देखने के लिए कि ट्रक के ऊपर कोई है या नहीं। मुझे ट्रक के ऊपर कोई नजर नहीं आया, ऊपर तो कोई था ही नहीं। मैंने छलांग लगाई। कभी कभी कुछ लोग ट्रक के नीचे लटक जाते हैं, हो सकता है कोई नीचे लटका हो, वो आवाज कर रहा हो। मैंने ट्रक के नीचे झांक कर देखा, ट्रक के नीचे भी कोई नहीं था। मैं हैरान और परेशान हो चुका था, ना ट्रक के कोई ऊपर है, ना ट्रक के कोई नीचे है। ये आवाज हुए कहां से जा रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उस ढाबे में कुछ समय बिताया। चाय का एक कप लिया, उसे खत्म करने में 15 मिनट लग चुके थे। अब नींद भी आंखों से बाहर जा चुकी थी। दोबारा मैं अच्छे से ट्रक चला सकता था, तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो ट्रक अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद फिर से वो आवाज आने लगी और इस बार मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। मुझे गुस्सा भी आ चुका था। गुस्से में मैंने उसी जगह पर ट्रक को रोक लिया और उसके बाद अच्छे से कंटेनर को देखा। यार अंदर तो कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, ये आवाज कहां से हुए जा रही है। उसके बाद मैं कंटेनर में था और छत से आवाज आई, टक 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 टक। ये बिल्कुल वैसी आवाज थी जैसी जब किसी खड्डे में ट्रक जा रहा था, या वैसे ही रास्ते पर यह आवाज हो रही, लेकिन अब तो ट्रक रुका हुआ है और मैं कंटेनर में हूं। यह आवाज कहां से आई? छत से ही आई थी। मैं जल्दी से कंटेनर से बाहर निकला और एक तरफ लटक कर मैंने छत के ऊपर देखा। ऊपर तो कोई नहीं है, ये आवाज कहां से हुई? और फिर से आवाज हुई आगे से। अब ये आवाज ड्राइविंग सीट के पास से हुई थी। अरे यार, मेरा दिमाग चला ही नहीं। ट्रक के पीछे कंटेनर अटैच है, बीच में भी तो जगह है, लगता है वहां पर है कोई छिपा हुआ। मैं भागा भागा गया कंटेनर के ऊपर से, टॉर्च की लाइट मैंने बीच में मारी, बीच में कोई नहीं था। एक तरफ से लटक कर मैंने नीचे देखा कि कहीं कोई छिप तो नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं, वहां कोई नहीं छिप रहा था। और पास में 2 आदमी आ चुके थे जो कि उस ढाबे में भी मुझे मिले थे। वो यहाँ गाड़ी लेकर आ रहे थे और मुझे देखा कि मैं ट्रक पर चढ़ा हूं, तो उन्होंने गाड़ी रोकी। मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब? मैंने उन्हें कह दिया, आवाज आ रही है, लगता है कोई छिपा हुआ है। तब उन्होंने कहा, जी हम भी चेक करते हैं। उन्होंने अच्छे से देखा, जब 3-4 लोग चारों तरफ से दिख रहे हों तो कोई छिप नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा, जी यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने कहा, आवाज आ रही थी बार बार। उन्होंने कहा, कई बार होता है, चूहा छिपा होता है तो टक टक की आवाज करता है। हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी है ना, उसमें भी ऐसी आवाज कभी कभी आती ही रहती है। मैं मुस्कुराया, अरे यार ये तो दिमाग में आया ही नहीं। ये तो ऐसी आवाज ही थी जैसे कोई चूहा पत्थर मुंह में लेकर हिल रहा हो और टक टक की आवाज कर रहा हो। अरे यार ये दिमाग में नहीं आया, बेइज्जत हो गया इन लोगों के सामने में। फिर मैं उस ट्रक को लेकर निकलने लगा। ये आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन अब मुझे पता था कि ये आवाज कहां से आ रही है, इसीलिए मैंने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ट्रक को वहां लेकर गया जहां पर मुझे डिलीवरी करनी थी। ट्रक को मैंने लगा दिया। वक्त शाम का होगा, 2 घंटे लगे ट्रक से सामान निकालने में। अब मैं आराम करना चाहता था। 6 घंटे 2 दिनों तक ट्रक चलाकर मैं पूरी तरह से थक चुका था। मुझे लगा यहाँ पर आराम करूँगा, इतनी बड़ी जगह है। एक तरह से ये एक बड़ा स्टोर है, तो पार्किंग में गाड़ी लगाए रखूँगा, रात यहाँ पर गुजारूँगा। खाने पीने का सामान है तो मुश्किल होने वाली नहीं।
वैसे भी ये जगह कोई वीरान सुनसान नहीं है, एक बड़े शहर का बीच वाला हिस्सा है। मैं ट्रक से बाहर देख रहा था, तभी मुझे एक आदमी नजर आया, बिल्कुल सामने खड़ा, पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए। उसका रंग भी काला होगा, लेकिन उसकी वो सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं। जिस तरह से वो मेरी तरफ ताके जा रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा। इसीलिए मैं ट्रक से बाहर भी नहीं निकला। अनजान जगह पर हूं, ऐसा ना हो कोई मुझे घूरे और बाद में कहे तू घूर रहा था। इससे झगड़ा शुरू हो जाता है और मैं ऐसे झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं नीचे की तरफ हो गया। कुछ समय मैं लेटा रहा। दोबारा उठकर देखा मैंने कि 15-20 मिनट हो चुके हैं। कोई भी और इंसान हो तो वहां से चला जाए, लेकिन वो वैसा का वैसा ही वहां खड़ा इस तरफ ताके जा रहा था। तब मुझे लगा ये कोई पुतला तो नहीं जो वहां पर रखा हुआ है। पूरी तरह से काला लग रहा है, चमकदार आंखें हैं। देख कर आता हूं या पूछ लेता हूं कि भाई साहब कुछ चाहिए। वैसे पब्लिक बाथरूम उस तरफ है ना, तो उस तरफ जाकर आता हूं। मैंने रॉड अपनी जुराब में डाली हुई थी ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं पीछे से खींच लूँगा। ऐसे में चलते चलते जब उसके थोड़ा करीब पहुंचा, उसने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। उस तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। वो घुप अंधेरे में चला गया। और कोई बेवकूफ़ी होगा, किसी का पीछा करने के लिए घुप अंधेरे में जाएगा। मैं उस तरफ नहीं गया, मैं पब्लिक बाथरूम की तरफ गया। जैसे ही मैं वापस आ रहा था, घुप अंधेरे से वो बाहर निकला और उसी जगह आकर खड़ा हो गया और इस तरफ देखने लगा। करीब से मैं उसे देख ही नहीं पाया था, लेकिन इतना समझ गया वो कोई पुतला नहीं है, वो एक इंसान ही है जो मेरे ट्रक को देखे जा रहा है, तो मुझे सावधान रहना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं ट्रक में उस तरफ ताकूंगा ही नहीं, दूसरी तरफ देखना चाहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस तरफ वादियाँ नज़र आती हैं, पहाड़ नज़र आते हैं। तो मैंने आगे की तरफ थोड़ा कपड़ा लगा लिया। ट्रक में ये फैसिलिटी तो मिलती है ना। जब मैं पहाड़ों की तरफ देख रहा था, नज़र मेरी उस खंबे के नीचे पड़ी। हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। वही आदमी था, अब उधर आकर खड़ा हो गया। मैं जिस दिशा में देख रहा था वो उस दिशा में आकर खड़ा हुआ है, तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था उसने। फिर मैंने वही जगह वापस देखा, पब्लिक बाथरूम के करीब। वो वहाँ नहीं है, ये वही वाला है। चलकर सामने आकर खड़ा हो गया है और अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। सामने खड़ा इस तरफ ताके जा रहा था। और फिर मैंने क्या किया, रॉड निकाली, ट्रक से बाहर निकला और गुस्से में थोड़ा उस तरफ बढ़ा और उसने बिल्कुल वैसा किया। 4 कदम पीछे हटाए, अंधेरे में चला गया। हाथ में मेरी टॉर्च थी। अंधेरे में मैंने टॉर्च मारी, वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। घुप अंधेरे में वो गायब हो चुका था। मैं वहां जाकर रॉड को जमीन पर मारकर कहने लगा, कौन है वो, कौन है? मेरी तरफ देखता है, भाग क्यों गया? अगर कुछ गलत नहीं करने वाला था तो भागा क्यों? अब वो वहां पर नहीं था। थोड़ा ही दूर आया मैं, टॉर्च को बंद कर दिया था। वहीं पर आकर खड़ा हो गया वो, और तब मैं भी घबराने लगा था। मैं लड़ने से डरता नहीं, अगर मुकाबला करने की बारी आ ही जाए तो मैं लड़ने को तैयार रहता हूं। वैसे मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जो भी है इतना तो साफ है, इसे पता है, मैं इसके बारे में जानता हूं। फिर छिप जाता है और जैसे ही मैं ट्रक के करीब आता हूं, बाहर निकल आता है। कोई बात नहीं, मैं इससे झगड़ा मोल नहीं लूंगा, चुपचाप ट्रक में रहूंगा। पूरी रात बार बार जब भी मैं उठता देखता, वहीं पर खड़ा। पूरी की पूरी रात उसने वहीं पर खड़े खड़े बिताई, बस ताकता रहा। और जैसे ही दिन हुआ, मुझे नहीं पता वो किस तरफ गया। उसने कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे कि उसकी पहचान की ही नहीं जा सकती थी। और मैं सुबह सुबह ही वहाँ से निकला। अब मुझे था चलो परेशानी छूटी, जो भी था जैसा भी था वहीं रह गया। ट्रक चलाकर वहाँ से मैं वापस आ रहा था। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था, क्योंकि अब सामान नहीं था तो वापस पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं ट्रक को धीमा ही चला रहा। पूरा दिन गुजर गया। कई जगह पर मैं रुका, किसी तरह की मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
लेकिन रात के वक्त सुनसान रास्ते पर था मैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सड़क के बीचों बीच कोई मिलेगा। ये एक औरत थी जिसे शायद चोट लगी होगी, लेकिन आसपास ना कोई गाड़ी नजर आ रही थी, ना साइकिल, ना कोई स्कूटी। वो रास्ते पर पड़ी हुई, घुटने को पकड़े हुए इधर उधर झांका मैंने। ये पूरी तरह से कोई इतनी ज्यादा सुनसान जगह भी नहीं थी। आगे घर नजर आ रहे, और इस जगह लूटपाट की पहले कोई वारदात भी नहीं हुई। मैंने इधर उधर झांका, ट्रक एक साइड पर रोका। उसके बाद जब मैं उतरा, वो कराह रही थी जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हो। आसपास खून के कुछ धब्बे भी थे, बाल उसके बिखरे हुए थे। उठने की वो कोशिश कर रही थी तो मैंने आवाज लगाई, जी रुकिए रुकिए, मैं उठाता हूं, आपको ज्यादा चोट लगी लगती है। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसने अपना पूरा वजन छोड़ दिया, यानी अपने टांगों से वो जोर नहीं लगा रही थी, बल्कि उसने पूरा वजन मुझ पर छोड़ दिया कि मैं उसे खड़ा करूंगा। टांगे सीधी कर ही नहीं रही थी। भले ही उसका वजन कम हो, लेकिन खुद जोर थोड़ा तो लगाना ही पड़ता है ना। वो ऐसा कर ही नहीं रही थी। जिसके बाद कहा, जी उठिए, उठने की कोशिश तो कीजिए कि आपकी टांग में ज्यादा चोट लगी है। वो कहने लगी, धन्यवाद, तुम मेरे करीब आए, बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा, जी भूख की छोड़िए, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी, खून ज्यादा बह गया लगता है। उसने कहा, ये खून मेरा नहीं है, ये किसी और का है। जब उसने ये कहा, थोड़ा सा घबराया था मैं। फिर मैंने कहा, जी किसका है, किसी और को भी चोट लगी है, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूं। उसने कहा, नहीं, एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खा जाऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने मुझ पर हमला कर दिया, सीधे सीधे खड़ी हो गई। उसके जो पैर थे ना, एक पैर उल्टा था, एड़ी आगे की तरफ, एक पैर पूरी तरह से सीधा, एक का घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ, एक बाजू तो ऐसी थी जैसे कंधा उतरा हुआ हो। वो सही से चल नहीं पा रही, लेकिन हंस रही थी। अब तुम्हें खा जाऊंगी मैं, भूख बहुत लगी है, अभी अभी खाया किसी को, अब तुम्हारी बारी है। मैं इतना ज्यादा डरा कि मैं सीधा ट्रक की तरफ भागा, लेकिन उसने मेरी बाजू को पकड़ लिया, मेरे कंधे पर काटना चाहती थी। मैं भूतों की फिल्में भी देखता हूं, ज़ॉम्बीज़ की फिल्में भी देखता हूं। वो कोई भूत तो नहीं लग रही थी, ज़ॉम्बी लग रही थी। उसमें जोर भी बहुत ज्यादा था। बड़ी मुश्किल से धक्का देकर मैं खुद को छुड़ा पाया। जैसे ही मैं ट्रक में चढ़ गया, छलांग लगाकर वो ट्रक पर चढ़ चुकी थी। मैं ट्रक को चलाने लगा। वो आगे वाले कांच पर लटकी हुई हंस रही थी, कांच को चाट रही थी। मेरी सांसें रुक गई थी, ये क्या चीज है। लेकिन आगे घर नजर आ रहे थे तो मैं उस तरफ ट्रक ले जाने लगा। वो ऊपर की तरफ चढ़ी। उसके बाद क्या, मुझे कुछ लोग जरूर नजर आए थे। किसी को मैं ये बताता कि एक लड़की है जो मुझे खाना चाहती है, ट्रक पर चढ़ी है, कोई यकीन नहीं करता। लेकिन आगे एक पेट्रोल पंप था जिस पर 3 गाड़ियां लगी हुई थी। मुझे लगा ट्रक यहां पर रोकता हूं, अगर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश भी करेगी तो कर नहीं पाएगी। मैंने ट्रक वहां पर रोका। वो लड़का जो मुझसे पूछने के लिए आया कि आप कितने का डीजल भरवाएंगे, मैंने कहा ट्रक पर कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। 2 लड़के और आ गए। ट्रक पर चढ़कर देखा, कहीं पर वो लड़की मौजूद नहीं थी। तब मैंने उन्हें घटना के बारे में बताया। ऐसे लड़की थी, मुझे रास्ते पर मिली। उन्होंने कहा, यहाँ तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। मैंने कहा, कोई भूत वूत तो नहीं? उन्होंने कहा, नहीं जी, इस रास्ते पर तो कोई भूत नजर नहीं आता, लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। मैंने कहा, कैसा बेहुदा मजाक था, मेरी तो सांस रुक चुकी थी। वो हंसने लगे और उसके बाद मैं ट्रक लेकर वहां से निकला। वहां से जब मैं निकला तब जाकर मुझे लगा था ये तो एक बड़ी मुसीबत थी। ये जो दिन निकल रहे हैं बड़े बुरे निकल रहे हैं। ये वाला राउंड सबसे घटिया ही निकला है। कोई बात नहीं, मुसीबतें तो आती रहती हैं, मैं डरने वाला नहीं। रात का वक्त था 11 बजे। भूख लगी थी मुझे और मैं ट्रक किसी ऐसी जगह पर रुकना चाहता था जहां पर खाने का अच्छा इंतजाम हो, लेकिन पीछे कई जगह निकल गई, मुझे सही नहीं लगी। एक ऐसी जगह
जहां 3-4 ट्रक नजर आए मुझे। लाइट्स अच्छी लगी हुई थी, पहाड़ी इलाका था। मुझे लगा यहाँ ट्रक रोकता हूँ, यहाँ पहले भी ट्रक लगे हैं, वैसे भी पार्किंग की अच्छी खासी जगह है और ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं लग रहा, छोटा ढाबा है तो खाना भी सस्ता मिल जाएगा, यहाँ रोकता हूँ। उसके बाद एक तरफ मैंने ट्रक लगाया। ट्रक से मैं जैसे ही उतरा, मैंने एक आदमी को देखा जो पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ था। पेड़ की डाली पर बच्चों की तरह अपनी टांगों को लहरा रहा। उसकी तरफ देखकर मैं मुस्कुराया और मन ही मन मैंने कहा, पागल लगता है। उसे कैसे सुनाई दिया? उसने जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूं, जो तुम सोच रहे हो बात वैसी नहीं है। मैंने मन ही मन कहा, अरे यार इसे कैसे सुनाई देगा या? अरे भाई साहब माफ कीजिए। उसने कहा, कैसे सुनाई देगा या? अपने मन में इतने जोर से बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। ऐसा लग रहा था उसे पहले से पता है कि यहाँ जो भी आता है उसके बारे में क्या सोचता है। मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप मैं ढाबे के अंदर जाकर बैठ गया। कम से कम 15 लोग होंगे वहां पर। एक परिवार भी था, एक बच्चा भी था जो सोया हुआ। उस बच्चे को एक कुर्सी पर लिटाया गया था। जैसे ही वेटर मेरे करीब आया, मैं उससे पूछने लगा, अरे भाई इस समय क्या क्या मिलेगा? उसने कहा, जी सब कुछ मिलेगा, आप खाने वाले बने। मैंने कहा, अच्छा तो ऐसा कर, दाल रोटी लेकर आ। उसने कहा, कौन से वाली दाल? मैंने कहा, दाल मखनी। उसने कहा, जी वो दाल नहीं मिलती, यहाँ पर पुरानी दाल मिलती है। मैंने कहा, पुरानी दाल कौन सी? वो पीली दाल? उसने कहा, नहीं जी पुरानी दाल। मैंने कहा, ठीक है जो भी है ले आओ फिर। वो दाल रोटी लेने के लिए चला गया। अब पीछे किचन होगा, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे और उनमें से एक बोला, भाई आधा घंटा हो गया, खाना कब मिलेगा? ये देखकर मुझे लगा, अरे यार रात का वक्त है, ये देर भी बहुत लगाते हैं, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आराम ही करना था, यहाँ बैठा रहूंगा तो भी क्या बड़ी परेशानी है। जिसके बाद वेटर एक एक करके सबको खाना दे रहा था और एक तरफ मैंने देखा, वो खाना क्या था? रोटी तो नहीं लग रही थी, ना ही वो नॉनवेज लग रहा था, वो चीज़ क्या थी? जब वेटर मेरे पास से गुजर रहा, मैंने कहा, भाई एक मिनट। उसने मुझे जवाब दिया, समय नहीं है, दिखता नहीं काम कर रहा हूं। ऐसे गुस्से में बोलकर किचन की तरफ चला गया। मैं भी मन ही मन सोच रहा, अब एक शरीफ ट्रक ड्राइवर हूं, मेरे साथी तो ऐसे हैं अब तक गाली गलौज शुरू हो जाती, दिमाग खराब कर रहा है। फिर वो वेटर मेरे करीब से गुजरा, मैंने दोबारा कहा, भाई कितना टाइम लगेगा? वो और गुस्से में, कितना टाइम लगेगा क्या? जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा, यहाँ क्या सब खाली बैठे हैं आपके लिए? मैंने कहा, ओ कैसे बोल रहा है, इधर आ, जवाब कैसे दे रहा है? उसने कहा, वैसे ही जवाब दे रहा हूँ जैसे देने चाहिए। मैंने कहा, मैनेजर कहाँ है तेरा? ढाबे का मालिक कौन है? वो किचन में गया और किचन से एक लंबा चौड़ा आदमी आया मेरी तरफ, मेरे करीब आकर कहने लगा, जी क्या समस्या है? मैंने कहा, वो जवाब कैसे देता है वेटर? मैंने तो बस इतना पूछा ना कि खाना कितनी देर में बनेगा या क्या परेशानी हो गई? उसने कहा, आपको क्या, खाना बनेगा तो आ जाएगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, रात के वक्त हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखिएगा अपना। यह कहकर वो किचन में चला गया। उसके बाद मुझे गुस्सा बहुत था, लेकिन बाकी लोगों ने प्रतिक्रिया दी ही नहीं। मैंने बच्चे को देखा, बच्चा रोने लगा था। उसकी माँ ने वो 3 साल के बच्चे को उठाकर पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। ये देखते ही मैं हक्का बक्का और मैं कहने लगा, अरे ये क्या? अरे बहन जी क्या कर रही हो आप? उसने कहा, मेरा बेटा, मेरी मर्जी। झाड़ियों से घिसटता घिसटता बच्चा अंदर की तरफ आया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं चुपचाप बैठा हुआ। अरे कैसी घटिया जगह है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ आसपास। वैसे भी ये जो लोग हैं ये ट्रक वाले नहीं लगते। 3 ट्रक खड़े हैं बाहर, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही ट्रक वाला लगता है, बाकी तो एक साथ टेबल पर बैठे हुए हैं। इतने में एक तरफ झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच चुका था।
तभी किचन से ढाबे वाले कुछ लोग निकले। वो भी झगड़ा करने लगे। हाथापाई इतनी ज़्यादा होने लगी कि बर्तन एक दूसरे पर छोड़ छोड़ कर मारे जा रहे थे। फिर किचन से ढाबे का मालिक निकला। अब उस मालिक ने हाथ में तलवार ली हुई थी। तलवार दिखाकर सबको चुप करवा दिया उसने। मैं भी शांत होकर बैठा। यार कैसी जगह है भाई, निकलो यहाँ से। उसके बाद मैं उठा तो वो आदमी कहने लगा, अब आप क्यों उठे हैं? लगता है आपको गुस्सा ज़्यादा आया है। मैंने कहा नहीं भाई, वो बाथरूम जाना है। उसने कहा पीछे बाथरूम नहीं है, झाड़ियाँ हैं, वहीं करके आओ चलो। मैं चुपचाप झाड़ियों की तरफ गया और मैंने सोचा उस तरफ से बाहर निकल लूँगा। ऐसा करूँगा, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। जब ये किचन में चले जाएंगे चुपचाप ट्रक निकालो और निकलो यहाँ से, ये जगह सुरक्षित नहीं है। झाड़ियों में सुसु करके जब मैं वापस आ रहा, ढाबा ही नहीं मिल रहा। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। आसपास कई पेड़ लगे हुए और पेड़ों के बीच से निकला जब मैं, सामने मुझे मेरा ट्रक नजर आया। आसपास कोई और गाड़ी नहीं थी, कोई और ट्रक नहीं था। ऐसी सुनसान सी जगह थी। ट्रक की तरफ बढ़ा आ रहा मैं, 2-3 बार मेरा पैर टकराया। मैंने नीचे देखा जैसे कब्रें बनी हुई थी। ये कोई खेत नहीं था, ये एक कब्रिस्तान सा लग रहा। तब मुझे लगा यार ये कैसी जगह रुक गया मैं। पहले ही मनूस दिन निकल रहा है और ज़्यादा मनूस हो गया। जो भी मुझे नज़र आया वो मौजूद नहीं था। ये एक भूतिया घटना है। भागा मैं जैसे ही ट्रक में बैठा। मैं ट्रक वहाँ से निकाल रहा था और पीछे से आवाज़ आ रही थी, कहाँ जा रहे हो, रुको। लेकिन मैंने ट्रक को नहीं रोका और बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैंने ट्रक कहीं पर नहीं रोका। मैं कहीं भी रुककर मुसीबत को अपने गले में नहीं डालना चाहता था। क्या रास्ते इतने भयानक हो चुके हैं, या ये अमावस की रात थी इसीलिए ये सब हो रहा था? मैं जब घर पहुंचा तब जाकर मुझे लगा चलो अब सब कुछ ठीक है। दिन के वक्त तो ट्रक मैंने ट्रक यूनियन में लगाया। उसके बाद गुड़िया लेकर मैं वापस आ चुका था। गुड़िया को रखा मैंने घर में, फिर चला गया दोस्तों से मिलने के लिए। यहाँ पर मैं अकेला ही रहता था। खाना मैं बाहर से ले आया। वक्त रात के 8 बजे का था जब मैं घर आया था। खाना खाने के बाद मुझे आदत है थोड़ा सैर करने की, तो मैं घर से बाहर निकला। आसपास जितने भी घर हैं वहाँ कम ही लोग रहते हैं, ज़्यादातर विदेश में गए हुए हैं। लेकिन सड़क बड़ी अच्छी है, पॉश एरिया है। चलते चलते वहाँ स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी और ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक दिन में ही रहता है, उसके बाद उसकी रिपेयर कर दी जाती है। वहाँ चलते चलते मुझे ये अंदाज़ा तक नहीं था कि आज की रात पहले से भी ज़्यादा भयानक होने वाली है। मैं चलता चलता घर से काफ़ी दूर आ गया था। इस तरफ जितने भी घर हैं ज़्यादातर बंद ही पड़े हैं और वैसे भी रात का वक्त हो चुका था। रास्ते पर मैंने एक आदमी को देखा, काले कपड़ों में चमकती हुई 2 आंखें, एक खंबे के नीचे खड़ा। ये तो वही आदमी है ना जो वहाँ पर नज़र आया था जब मैंने लोड उतारा था ट्रक से। ये वही आदमी है, वही है। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार वो मुस्कुराया। फिर उसने इशारा करके कहा, मैं आऊं या तू आएगा? मैंने हाथ ऊपर कर दिए। नहीं 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 नहीं, दे दे दे, जा 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 जा। मैं समझ चुका था जो मेरे साथ हो रहा है वो कोई साधारण घटना नहीं है। ये भूतिया घटनाओं की एक कतार है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। मैं जल्दी से वापस घर की तरफ आने लगा। एक मोड़ पर मुझे वो औरत मिली। टेढ़ी होकर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसने कहा, भूख लगी है, भूखा छोड़ दिया मुझे। मैं बड़ी तेजी से भागा आ रहा घर की तरफ। घर का गेट खोला मैंने और वो पीछे से गायब हो गई। कहाँ गई पता ही नहीं चला, लेकिन गेट खोलकर मैंने बंद किया और मैं आया घर के अंदर। उसके बाद खिड़कियों से झांकता रहा, कुछ है बाहर। मुझे लगता है वहां से वो मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर मैं चढ़ गया छत पर ताकि दूर दूर तक नजर आए। 2 मंजिला घर था मेरा, बहुत दूर तक देख सकता था मैं। बहुत दूर एक घर के सामने मुझे
15 से 20 लोग नजर आए थे। वो ढाबे पे जो थे वो सब नजर आ रहे। मैं उनकी तरफ देखे जा रहा क्योंकि मैं सुरक्षित था। वो सब एक गली में चले गए और उसके बाद बिल्कुल हमारे साथ वाली गली से बाहर निकले। मैं करीब से उन्हें देख पा रहा था। उनकी नज़रें मेरे ऊपर टिकी हुई थी और मैं जानता था वो मुझे छोड़ने वाले नहीं। लेकिन ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अचानक वो सड़क पर थे और गायब हो गए। जैसे धुआं उठा हो सड़क से ऊपर की तरफ। मैं देखता रह गया और मेरी हिम्मत टूट गई। अब मैं छत पर नहीं रह सकता था। क्या पता वो छत पर आ जाएं। हो क्या रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं ये जानता था कि कल मुझे किसी बाबा के पास तो जाना चाहिए, और हमारे वो बाबा जिनके पास मैं अमूमन जाता रहता हूँ, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन वो बाबा अच्छे हैं। मैं हंसा करता था जब लोग उनके पास आते थे और कहते थे भूत का साया है हमारे घर में, मेरा बच्चा सर घुमाता है। बाबा उसे ठीक करने की कोशिश करते थे तो मैं हंसता था, ये एक पागलपन है। अब खुद पर बीती है तो समझ पा रहा था। रात को जब मैं नीचे आ चुका था, बाहर से आवाज आ रही थी। मुझे पुकारा जा रहा था, क्या हुआ? मेरी भूख नहीं मिटाओगे? मेरी भूख मिटाओ ना, आ जाओ। लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता था और ना फोन करके किसी को यहां पर बुला सकता था। हर कोई मुझ पर हंसता। मुझे हिम्मत बांधे रखनी थी और मैंने ऐसा किया। पूरी रात आवाजें आती रहीं लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। और दिन के वक्त सबसे पहले मैं बाबा जी से मिलने के लिए जाना चाहता था। मैंने अपने दोस्त को कहा, लेकिन उसे काम था तो मुझे बाइक ज़रूर मिल गई। बाइक के सहारे 3 घंटे मैं काफ़ी ज़्यादा दूर उस बाबा के पास गया था। बाबा जी से मिलने का मौका 2 घंटे बाद मिला। भीड़ ज़्यादा थी, दोपहर का वक्त हो गया। तब बाबा जी मिले थे और मुझे देखते ही बाबा जी कहने लगे, आज हाथ जोड़कर आया है, लगता है कोई मुसीबत है। बता, तुझे किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ गया? मैंने बताया, जी ये सब हुआ। एक ज़ॉम्बी मिल गई, ढाबा मिला जो कि कब्रिस्तान था, और काले कपड़ों वाला आदमी जो खंबे के पास नजर आया था पीछा कर रहा है मेरा। सब के सब पीछा कर रहे हैं। बाबा जानकार थे और बाबा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुझ पर लगता है किया कर आया है। तुझे जो भी नजर आया वो काले जादू के कारण हुआ, असल में कुछ भी मौजूद नहीं था। अगर तेरे आसपास कोई और होता उसे ये सब नजर नहीं आता। डरने की कोई बात नहीं है, तेरे ऊपर से उतारा करना होगा, उसके बाद ये परेशानी नहीं आएगी। चल आजा, झाड़ फूक की बारी है। बाबा हंस रहे थे और मैंने कहा, बाबा जब बीतती है तभी भरोसा होता है ना, नहीं करता था पहले भरोसा मैं। बाबा ने झाड़ फूक की, मोर पंख से राख मेरे सर पर लगाई और बहुत कुछ किया। पीठ पर चिमटा भी मारा था और फिर मुझे कहा था, सब कुछ खत्म हो गया, जो भी किया कर आया था उसकी झाड़ फूक हो चुकी है, अब डरने की कोई बात नहीं है। जा, घर चला जा, अब आराम से अपनी जिंदगी बिता। लेकिन अगर दोबारा कभी ऐसी कोई परेशानी आई तो मुझे ज़रूर बताना, फिर समझना होगा तेरे ऊपर काला जादू कर कौन रहा है। मैंने कहा, जी बाबा जी। फिर मैं घर आ गया। रात के वक्त मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन रात के वक्त छत से आवाज आने लगी, टक 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 की। ये बड़ी अजीबोगरीब आवाज थी। ये जो पैटर्न था ना, ये बिल्कुल वैसी आवाज जैसी ट्रक से आ रही थी रास्ते में। मैंने जब ऊपर वाला दरवाजा खोला था, ऊपर कुछ नहीं था। एक तरफ मैंने काला कपड़ा देखा, हवा के कारण उड़कर छत पर आ गया होगा। उठाया मैंने, वो फटा हुआ कपड़ा बिल्कुल वैसा था जैसा उस आदमी ने पहना हुआ, लेकिन यहां कैसे आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस कपड़े को गली में फेंक दिया और उसके बाद घर के अंदर आ गया। फिर मैंने खिड़की से बाहर झांका, किसी ने बाहर से तो कपड़ा नहीं फेंका था। मैंने उस कपड़े को नीचे गली में फेंका था, लेकिन वो सामने वाले खंबे पर लटका हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पहना हो।
लेकिन इसे कोई भूतिया घटना नहीं कहा जा सकता, इसे एक संयोग कहा जा सकता है। लेकिन किसने सामने ये कपड़े को टांगा? झाड़ फूक तो हो चुकी है ना, तो डरने की क्या बात है? बाबा ने कहा था डरना नहीं, तो मैं डरना चाहता तो नहीं था, फिर भी डर लग रहा था। उसके बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने आवाज़ लगाकर कहा, कौन है? क्योंकि अमूमन इस वक्त कभी कभी मेरे दोस्त आ जाया करते थे, जो कि शराब की बोतल लेकर आते थे और कभी भी आवाज़ लगाने पर जवाब नहीं देते थे, तो मुझे लगा मेरे दोस्त ही होंगे। मैंने कहा, भाई देख, मुसीबत में हूँ, एक बार कुछ बोल दो कि तुम ही हो, पता चल जाए। बाहर से कौवे की आवाज़ आई और मैं हंसा। अबे ये तो वही है, कमीने आवाज़ निकाल रहे हैं, बेवजह डरा कर रख दिया। दरवाज़ा खोला मैंने, बाहर कोई नहीं था। जब मैंने ये दृश्य देखा, इधर उधर झांका भी, कभी कभी वो छिप भी जाते हैं, लेकिन अब यहां पर कोई नहीं था। मैं स्तब्ध, और एक झटके में मैंने दरवाजे को बंद किया। सामने कोई नहीं था। दरवाजा बंद किया और 1 सेकंड बाद टक 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 टक, मैं कदम पीछे हटाने लगा। दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया था। इतनी जोर से कोई दरवाजे को खटखटा रहा था जैसे वो दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये जो भी है मुझ पर हावी है। बाबा ने कहा था ना, मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। अरे मुझे लगा काला जादू जिसने किया होगा उतारा हो गया। मैं बेवजह कुछ लोगों से मिला, सीधे घर आ जाना चाहिए था। लगता है उनमें से कोई है जिसने फिर से मेरे ऊपर किया कराया है। दरवाज़ा कोई खटखटाता रहा। फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि बर्तन गिरने की आवाज़ आई, और ये बर्तन गिरे थे किचन से। भले ही अपने आप हवा का झोंका आया हो, बर्तन गिरे हों, लेकिन हालात जैसे पैदा हो चुके थे, मुझे लगा यह वो भूतों ने किया है। वो रात कैसे निकली क्या ही बताऊं। दरवाज़ा बंद रखा था मैंने अपने कमरे का। बाहर से आवाज़ें आती रहीं, कभी तो लड़की के पुकारने की, कभी किसी बच्चे की आवाज़, जैसे बच्चा रो रहा हो। लेकिन मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा नहीं खोला। वो रात गुजरी तो अगले दिन सीधा मैं बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी के पास पहुंचते ही मैंने कहा, बाबा जी, किसी ने फिर से काला जादू कर दिया, या आपने जो उतारा किया उसका कोई असर नहीं हुआ? बाबा कहने लगे, अगर तेरे ऊपर किसी ने किया कराया होता, उसका उतारा तो मैंने कर दिया है। हो सकता है किसी ने दोबारा किया कराया हो। झाड़ फूक फिर से करनी होगी, कई बार एक बार से असर नहीं होता। बाबा ने फिर से झाड़ फूक की और कहा, चला जा, अब कोई मुसीबत नहीं होगी। मैंने कहा, बाबा कल रात कैसे बचा हूं, क्या बताऊं? बाबा ने कहा, डरने की बात नहीं। अगर सच में तू बचना चाहता है, ये ले रुद्राक्ष। अगर तुझे ज़्यादा डर लगे, रुद्राक्ष को हाथ में पकड़ लेना। जब तक रुद्राक्ष तेरे हाथ में है, कोई भी शैतानी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाबा से झाड़ फूक करवाने के बाद मैं वहां से बाहर निकला था। अब मैं किसी से नहीं मिला, सिर्फ अपने दोस्त के पास गया। उसके घर में रुका हुआ था, और जब अंधेरा होने वाला था, मैंने कहा, मैं घर चलता हूँ, देख तेरी बाइक की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, ले जा, वैसे भी मैं ट्रक पर जा रहा हूँ सुबह से ही। मैं बाइक लेकर घर की तरफ आ रहा था। रास्ते पर मुझे वही आदमी दिखा, वही काले कपड़ों वाला एक खंबे के नीचे खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं स्तब्ध था, हाथ कांपने लगे मेरे, और मैं जानता था अगर मैं सीधा घर की तरफ गया, उसके बाद घर में क्या होगा। मैंने आगे वाले यू टर्न से पीछे की तरफ बाइक घुमाई, सीधा बाबा के डेरे की तरफ। बाबा के डेरे में आकर, वक्त रात का था, लेकिन मैं वहां रुकना चाहता था। बाबा से मिलने की जिद की मैंने, और मेरा नाम सुनकर बाबा तक संदेश पहुंच चुका था। बाबा खुद मुझसे मिलने आए, और मैंने कहा, बाबा जी, रुद्राक्ष भी है, झाड़ फूक भी हो गई, रास्ते पर वो काले कपड़ों वाला नजर आया है, पीछा नहीं छोड़ रहे, वो भूत हैं, वो भूत। बाबा कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रुद्राक्ष तेरे हाथ में ही है, तुझ पर झाड़ फूक की थी मैंने, कोई तेरे ऊपर काला जादू नहीं कर सकता। जो तेरे साथ हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, या कोई गलती के कारण? बता तेरे साथ क्या क्या हुआ था,
पूरी घटना बता, कहाँ से ये शुरू हुआ है। मैंने शुरुआत से बताना शुरू किया। मैं घर में था। सुबह सुबह मैंने खाना खाया था। उसके बाद ट्रक लेकर मैं निकला। बाबा ने एक एक चीज़ पर ध्यान दिया। किसी अनजान से कुछ नहीं खाया था। वो ढाबा तुझे पता है, तू पहले भी गया है। वहाँ तो कोई कुछ डालकर देगा नहीं। किसी की चप्पल तो नहीं पहनी थी, किसी का जूता तो नहीं पहना था। और जब बात पहुंची, पेड़ पर लटकी थी गुड़िया। मैंने गुड़िया उतारी थी। बाबा कहने लगे, हाँ गुड़िया पर हो सकता है कुछ किया कराया। ऐसा कर, मुझे गुड़िया दिखा, जा लेकर आ। मैंने कहा बाबा दिन के वक्त जाऊंगा, रात को जाने की हिम्मत नहीं है। बाबा कहने लगे, फिक्र मत कर, तेरी कलाई पर काला धागा बांधा है। अगर उस गुड़िया पर किसी ने काला जादू किया भी है, तू उसे यहां तक लेकर आएगा और वो ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उस गुड़िया में ही है, वरना और कुछ तो हुआ हो नहीं सकता। और तू पागल है, किसी ने काला जादू करके पेड़ पर गुड़िया टांगी होगी, तू गुड़िया उठाकर ले आया। मुझे भी तब लग रहा था कि मैंने ये एक गलती की है, जिसके बाद मैं वो गुड़िया लेने के लिए गया। घर तक वो बाइक लेकर पहुंचना बड़ा मुश्किल भरा था। वक्त रात के 3 बजे। मैं घर से गुड़िया लेकर बाहर निकला और मुझे वो 5 लोग जो ढाबे वाले नजर आए, मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागे थे। लेकिन मैं बाइक लेकर वहां से निकला। जब मैं डेरे पर पहुंचा तो 6 बज चुके थे। डेरे पर बाबा से मिलने के बाद मैंने उन्हें गुड़िया दिखाई। बाबा ने कहा गुड़िया जलानी होगी, हो सकता है इस पर किसी ने कुछ किया कराया हो। मैं वैसे उतारा भी कर सकता हूं, लेकिन तेरे काम की क्या गुड़िया, जला दे इसे। बाबा की बात मानी मैंने, जला दी गुड़िया। और फिर बाबा ने कहा इस गुड़िया पर किसी ने कुछ तो किया ही था। मैं इसके आसपास मनहूसियत महसूस कर सकता हूं। अब तेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, जा अब अपनी जिंदगी जी। मैं घर आ गया। दिन तो बड़ा अच्छा निकला। रात को फिर से वो शुरू हो गया। वक्त 9 बजे का था। खिड़कियों पर खटखटाने की आवाज, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज। वो भयानक चेहरे, अब ये वो लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा भयानक लग रहे। काले काले उनके चेहरे थे। वो तो खिड़कियां तोड़कर अंदर आना चाहते थे। मैंने घर का दरवाजा नहीं खोला और फिर उनमें से मैंने एक को देखा जो रोशनदान से निकलकर अंदर आ गया, एक बिल्ली बनकर। बिल्ली का रूप अपनाया उसने, काले रंग की बिल्ली। फिर घर के अंदर और नीचे गिरते ही वो इंसानी रूप में। मैं कांपने लगा था। कौन हो तुम? तुम भूत नहीं हो, ये क्या चीज है? तुम बिल्ली हो या क्या हो? वो कहने लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मौत के बाद तुम भी ऐसे ही कुछ बनोगे। वो तुम पर निर्भर करता है। जल्दी से अपनी मौत को अपना लो ताकि हमें भी जाने का समय मिले। मैं भागा बेडरूम की तरफ और बेडरूम का दरवाज़ा लगा दिया। उसके बाद वो दरवाजे को जोर जोर से कोई हिला रहा था। मैं वो पूरी रात कैसे निकाल पाया मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगली सुबह बाइक निकालकर मैं बाबा के पास पहुंचा था और वहां मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं यहीं रहूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, घर गया तो मैं मारा जाऊंगा। बाबा हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किया गया है तेरे ऊपर? न झाड़ फूक से असर होता है, न प्रेत मुक्ति से असर होता है। चल क्या रहा है? आज की रात तू यहां पर बिताना मेरे साथ है। मैं देखता हूं तेरे आसपास वो कैसी ताकत है जो परेशान कर रही है। क्या वो सच में कोई भूतिया ताकत है या तू कोई मानसिक रोगी बन गया है? बाबा ने बाकियों को कह दिया था कि ये मेरे साथ अकेला रहेगा। बाबा नहीं चाहते थे कि वो ताकत अपना रूप पूर्ण रूप से ना दिखाए। रात का वक्त था, 9 बजे। बाबा के घर में मैं, टांगे मेरी कांप रही थी। बाबा कर रहे थे मजाक। मैंने कहा बाबा जी हंसिए मत, जो हालत मेरी है आप समझ नहीं सकते। आप इन चीज़ों को जानते हैं, इसीलिए आपको डर नहीं लग रहा। मैं जिन चीज़ों को जानता हूं उन चीज़ों से नहीं डरता। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई। मैंने कहा बाबा जी वो आया है, वही है। बाबा कहने लगे अरे कोई और होगा, वैसे ही डरे जा रहा है। लगता है मेरा भाई आया है, कह रहा था थोड़ी देर में खाना देकर जाता हूं, तो खाना देने के लिए आया होगा। खोल दरवाज़ा। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया। दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं।
जल्दी से मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, बाबा बाहर तो कोई नहीं है। उसके बाद बाबा दरवाज़ा खोलने के लिए आए। मैंने कहा, बाबा जी दरवाज़ा मत खोलिए। बाबा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो ताकत घर के अंदर आ चुकी थी। बाबा को जब धक्का दिया, बाबा ने पीछे मुड़कर देखा और बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो जो भी चीज़ थी रूप बदल सकती थी। बाबा ने मेरी कलाई को पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ चलो, ये कोई भूत या प्रेत नहीं है। बाबा मुझे दूसरे घर में लेकर गए और घर के बाहर लटका दिए मटके। उस मटके में राख रखी थी। फिर बाबा कहने लगे, अब वो घर में नहीं आएगा। फिर बाबा घर के अंदर ले जाकर मुझसे पूछने लगे, सच में तूने पेड़ से जब गुड़िया उतारी थी तो उस पेड़ के पास करने क्या गया था? मैंने कहा, बाबा जी मूतने के लिए गया था। बाबा कहने लगे, वो जगह कैसी थी? पेड़ क्या खास था? क्या वो पीपल का पेड़ था या किसी और तरह का पेड़ था? पत्तियां याद कर, पत्तियां कैसी थी? मैंने बताया, ऐसी पत्तियां थी पीपल की। अरे पास में बरगद का पेड़ भी लग रहा था। मुझे लगता है वो बड़ा पेड़ था, छोटी टहनियां नीचे से निकली हुई। बाबा कहने लगे, मुझे लगता है वो सप्त पेड़ था। सप्त 7 तरह के अलग अलग पेड़, और शायद ऐसे पेड़ों के आसपास छलावे निवास करते हैं। तो वहां मूतने लगा। वो गुड़िया को तूने उतारा। किसी तरह से ये तुझसे दुश्मनी कर बैठे और तेरा पीछा करने लगे। ये 1-2 नहीं, ये झुंड में शिकार करते हैं। ये छलावे भी एक अलग तरह के होते हैं। ये ना सिर्फ रूप बदल सकते हैं बल्कि आसपास का माहौल बदल सकते हैं। झूठा ढाबा दिखाया तुझे, वो कोई कब्रिस्तान नहीं था, सब कुछ झूठ। तेरी आंखों पर पर्दा तक डाल दिया था इन्होंने। लेकिन अब समझ पाया मैं, किसी भी तरह के झाड़ फूक से इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें बुलाना होगा, छलावा तंत्र विधि, जिससे इनसे बात करनी होगी, छुटकारा पाना होगा। मारा जा सकता है लेकिन काम ज़्यादा मुश्किल है। जैसे तुम एक को मारोगे तो हो सकता है बाकी तुझसे बदला ले। अब पुश्तैनी दुश्मनी नहीं डालना चाहता ना, तो माफ़ी मांग के पतली गली से निकलने की सोच। मैंने कहा, बाबा मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़े, नाक रगड़ना पड़े, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने गलती की है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। बाबा उसके बाद रात के वक्त एक पीपल के पेड़ के नीचे वो विधि अपनाने लगे। हवन करने लगे थे। वो आग जलाई थी उन्होंने। कुंड में हवन करते वक्त वो विभूति फेंक रहे थे आसपास और आवाज़ लगा रहे थे, तू जो भी है बात कर। अगर दुश्मनी है तो ये तो बता, गलती क्या की है। लगभग 20 छलावे थे। अजीबो गरीब जीव। मैंने ऐसे जीव पहली बार देखे, जैसे तारकोल के बने हों। तेल, इंसानी आकार में तेल चमक रहा था वो तेल। और उनमें से एक ने कहा था, ये हमसे दुश्मनी करने ही आया था, वो पवित्र पेड़। इसने उसी पवित्र पेड़ को चुना अपवित्र करने के लिए। बदला तो लेना ही था, हमें हमारा बदला चाहिए। बाबा ने कहा, जान लेकर बदला लोगे? छोटी गलती है तो बदला लेना है तो दंड भी छोटा दो। मृत्यु दंड कोई छोटा दंड नहीं होता। छलावे जवाब नहीं दे रहे और बाबा ने कहा था, ये माफ़ी मांगता है, ये यहीं पर माफ़ी मांगेगा और दोबारा उस जगह ऐसी गलती नहीं करेगा। इसकी तरफ से माफ़ी कबूल करो। बाबा मंत्र पढ़ते गए और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर बाबा ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो। हर चीज़ का इलाज वैसा ही होता है। झाड़ फूक से छलावे नहीं भागते, क्योंकि ये भूत प्रेत नहीं होते, ये जीव होते हैं, समझदार इंसानों जैसे जीव जो रूप बदल सकते हैं। वो पेड़ इनके लिए किसी तरह से तो खास था। तुमने उसे अपवित्र किया जिसका वो बदला लेना चाहते थे। शुक्र करो तुम्हारी जान बची, वरना वो तुम्हें मौत के घाट उतार देते। 3 रातों तक मैं बाबा जी के पास रहा था। हिम्मत ही नहीं थी। वहाँ से बाहर निकलता वो छलावे मुझे मार डालते तो मैं तो भूत समझता रहा, शैतान समझता रहा, ज़ॉम्बी समझता रहा। वो तो छलावे निकले, मारना चाहते थे। 3 रातों बाद हिम्मत हुई तो वापस अपने घर। दोबारा वैसी घटना कभी नहीं हुई और मैं ये सबक सीख पाया।
रास्ते पर अगर अनजान जगह पर हो, कभी भी ऐसा कुछ ना करें। अगर आपको नजर आ रहा है कि वो पेड़ साधारण है, तभी लघु शंका करने के लिए जाएं। वरना अगर आपको वो कोई पवित्र पेड़ नजर आता है जिस पर कुछ टंगा है, दिए रखे हैं या कुछ भी, लघु शंका करने के लिए ना जाएं। ऐसा ना हो आपकी जिंदगी में दीर्घ शंका बढ़ जाए। ध्यान रखिएगा।